हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं क्लास 6 का चैप्टर 9 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर आपको पढ़ाऊंगी। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। खुशहाल गांव है और समृद्ध शहर है। ठीक है, गांव में खुशहाली है और शहर में समृद्धि है। लोहार की दुकान पर प्रभाकर। अब जो प्रभाकर है वह लोहार की दुकान पर गया हुआ है। प्रभाकर वहाँ कुछ देख रहा है, वहाँ उसे कुछ समझ में आ रहा है। प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। अब जो प्रभाकर है वो लोहारों को काम करते देख रहा था कि वह कैसे औजार बनाते हैं। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे और दूसरी ओर मुट्ठी जल रही थी। अब देखिए, जो एक तरफ टेबल रखा हुआ था, उस पर छोटा सा टेबल रखा था, उस पर हंसिया और कुल्हाड़ी बेचने के लिए रखी गई थी। ठीक, और दूसरी तरफ जो मुट्ठी थी वो जल रही थी, जिसमें औजार सेका जाता है। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। अब जो देखिए, औजार बनाने के लिए उसी मुट्ठी पे एक बड़े से लोहे को दो लोग पकड़ के गर्म कर रहे थे। ठीक है, छड़ को गर्म कर रहे थे और फिर उसे पीट रहे थे। उसको आकार देने के लिए पीटना पड़ता है, तो उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। अब जो प्रभाकर है उसे यह सब देख के, यानी लोहारों का औजार बनाता हुआ देख के उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। लोहे के औजार और खेती। अब जो लोहे के औजार थे उनसे खेती भी की जाती थी ना। लोहे के ही औजार, यानी हल से ही खेती होती थी। ठीक है, लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। अब जो लोहा है उसका प्रयोग आज के समय में आम बात है। प्राचीन समय में वह बहुत अमूल्य धातु माना जाता था, पर आज के समय में वह आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई थी। अब जो लोहे की चीज़ें थीं वो हम लोग रोज़मर्रा में उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुआ था। अब जो ये महाद्वीप है, इसमें जो लोहा है उसका प्रयोग लगभग 3000 साल पहले से ही हो रहा है। मतलब हम लोग लोहे को 3000 साल पहले से ही जानते हैं, हम लोग इससे परिचित हैं। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार की बड़ी संख्या मिली थी। देखिए, अब जो महापाषाण काल था उस समय के कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बहुत भारी मात्रा में मिले थे। यानी महापाषाण काल से ही हम लोग लोहे को जानते हैं। इसके बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ चुके हो। अब देखिए, जो कब्र है इसके बारे में और लोहे के हथियार के बारे में लेसन 5 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। अब देखिए, 3000 साल पहले मिला और 2500 साल पहले ही इसके औजार में बढ़त हो गई थी। मतलब इसका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में करने लगे थे। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हल भी शामिल हैं, हल के फॉल शामिल हैं। तो देखिए, मतलब इनका उपयोग कैसे करते थे प्राचीन समय में लोग। इनमें जंगलों की साफ करने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे ना। पेड़ पौधा, छोटा छोटा पौधा काटना, पेड़ पौधा काटना, जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। और जुताई के लिए हल के फॉल, यानी जो हल, आज हम लोग उसे हल कहते हैं, फिर पहले समय में हल के फाल कहा जाता था, वे शामिल थे। अध्याय 6 में तुमने पढ़ा कि लोहे फॉल का इस्तेमाल कृषि उत्पादन बढ़ गया। देखिए, लोहे में जो फाल था उसके उपयोग से खेती जो थी वो बढ़ रही थी। ये हम लोग लेसन 6 में भी पढ़ चुके हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। अब देखिए, जो कृषि उत्पादन थी उसे बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम क्या थे? सिंचाई। सबसे पहले सिंचाई, क्योंकि देखिए पहले के समय में कभी बारिश होती थी, कभी नहीं होती थी, पर अब सिंचाई के द्वारा हम लोग खेती आराम से कर सकते हैं, अगर सूखा पड़ जाए तब भी। समृद्ध गांव के बिना राजा तथा उनके राज्यों का बने रहना बहुत मुश्किल था। अब देखिए, जो समृद्ध गांव थे उनके राजा जो मतलब उनके राजा जो थे वो समृद्ध गांव के बिना कुछ भी नहीं थे, क्योंकि
समृद्ध गांव न रहता तो उनके पास अनाज कहाँ से आता। तो जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित हुए। अब देखिए, जो कृषि के विकास के लिए जो नए औजार बनाए गए थे और रोपाई के लिए महत्वपूर्ण कदम थे, देखिए लेसन 6 में आप ये सब पढ़ चुके हैं। उसी तरह सिंचाई के लिए भी ये सब बहुत बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए, क्योंकि रोपाई नए औजार से देखिए किसान के खेती में विकास हुआ, और रोपाई और ये सब नए जो कदम उठाए गए उससे काफ़ी सिंचाई के लिए काफ़ी उपयोगी ये सब साबित हुआ, जिससे जल्दी जल्दी खेती बढ़ने लगी और राज्य विकसित होने लगा। इस समय सिंचाई के लिए नहर, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। अब देखिए सिंचाई के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया गया, अब आप देख सकते हैं, नहर, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय। ठीक है, ये सिंचाई के लिए इन लोग यूज किए थे। ठीक है ना। देखिए आज भी नहर, कुएं और तालाब और कृत्रिम जलाशयों से ही सिंचाई की जाती है, पर नहर बहुत बड़े बड़े हर जगह गुदवा दिए गए हैं। देखिए इस पहले के औजार देखिए ये हैं, औजारों की सूची में ये हंसिया, कुल्हाड़ी और सरसी। देखिए सरसी ये है, हंसिया, कुल्हाड़ी, ये सब पहले के औजार जो हैं। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों को सूची बनाएं जिनका प्रयोग तुम रोज करते हो, जैसे कि सरसी, और देखिए लोहे के आप बर्तन यूज करते हैं जैसे सरसी। अब देखिए कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी भी लोहे की आप लोग यूज करते हैं आज के समय में भी। और कढ़ैया हो गया, और झन्नी हो गया, तावा हो गया। अब खिड़की दरवाजे में आपके लोहे लगे हुए हैं। रोज़मर्रा में आप बहुत चीज़ें यूज करते हैं लोहे की, जिनका आपको ज्ञान भी नहीं है। यहाँ हमारा एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ खालिस्तान दिया हुआ है, इसमें आपको सिंचाई में आए हुए परिवर्तन के बारे में को पढ़ते और समझते हुए इन्हें भरना है। यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब आपको 4 खाने यहाँ देखिए आपके, ये तीसरा, 5वां, 6वां और 9वां भरना है। और पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां आपका भरा हुआ है, ठीक है। यानी 5 भरा हुआ है, 4 आपको भरना है जो ऊपर दिया हुआ है। तो इसमें देखिए लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। दूसरा है किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब वो उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई योजना बनाई और धन खर्च किया। तो देखिए इसमें पहला देखिए भरा हुआ है जो आपका, राजा को सेना महल बनवाने के लिए किले के लिए धन चाहिए था। अब राजा को जो महल और किला, सेना तो थी, सभी के लिए धन चाहिए था। तो दूसरा क्या है, वे किसानों से कर लेते थे, तब उनको धन चाहिए था तो वो किसान से कर लेंगे ही लेंगे। तो कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। देखिए तीसरा ही है, कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन, अब कर अदा करना है उन लोगों को तो उन लोग को उत्पादन बढ़ाना ही होगा अपना, ठीक है। यह सिंचाई से ही संभव थी, ठीक है, ये सिंचाई से ही संभव थी। तो राजा ने सिंचाई योजना बनाई और धन खर्च किया, ठीक है। तो किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब वे उत्पादन की अनिश्चितता घट गई। 6वें का ये है आपका। फिर कृषि उत्पादन बढ़ा, राजस्व भी बढ़ा, लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, ठीक है। तो यानी आपका तीसरे का तीसरा है, फिर 5वें का चौथा, यानी आपको ऊपर से कॉलम से आप ध्यान दीजिए कि यानी पहले तीसरा, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, ठीक है। गांव में कौन लोग रहते थे? अब जो गांव था वहाँ पे कौन लोग रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। अब जो गांव था वहाँ पे कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, ठीक है। जो गांव है वो दक्षिणी और उत्तरी हिस्से में है, तो इसलिए वहाँ अलग अलग तरह के 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को विल्ला, साधारण हलवाओं को उड़वार और भूमिहीन मजदूर
दास, कैडेसियार और अधिमई कहलाते थे। अब जो देखिए वहाँ के जो तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी थे उन्हें क्या कहा गया? वेल्ला। साधारण हवलदार को अड़वार, ठीक है, साधारण जो हवलदार थे उन्हें अड़वार कहा गया, या भूमिहीन मजदूर, ठीक है। और जो आपके दास थे जिन्हें कैडेसियार और अदमई कहा गया, समझे? 3 तरह के लोग ये देखिए यहाँ बता दिया है। पहला है भूस्वामी जिन्हें वेल्ला कहा गया, दूसरे थे साधारण हवलदार जिन्हें अड़वाल कहा गया या भूमिहीन मजदूर, और तीसरे थे आपके दास कैडेसियार जिन्हें अधिमई कहा गया। यही कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अब देखिए जो देश के उत्तरी हिस्सा था उसमें जो ग्राम प्रधान था उसे ग्राम भोजक कहा जाता था, ठीक। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर पीढ़ियों तक बने रहते थे। अब देखिए ज़्यादातर एक ही परिवार के लोग गांव के प्रधान बनते थे, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोग बनते थे गांव के प्रधान, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। मतलब ये पद आनुवंशिक मतलब वंश के अनुसार होता था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। अब जो ग्राम का भोजक थे यानी ग्राम प्रधान थे, उनके पद पर आमतौर पे गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी यानी जो सबसे बड़ा भूस्वामी होता था उसी को गांव का प्रधान बनाया जाता था। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। अब जो ये भूस्वामी हैं इनके पास बहुत सारी ज़मीन होगी तो उस पर काम ये लोग स्वयं थोड़ी करते होंगे, भूस्वामी स्वयं थोड़ी करता होगा, ये इनके ज़मीन पे काम दास और इनके मजदूर किया करते होंगे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं सौंप देते थे। अब देखिए इसके अतिरिक्त जो थे प्रभावशाली, ये लोग बहुत प्रभावशाली थे, इसी के कारण जो राजा थे वो अपना कर जो वसूलने का काम होता था इन्हीं लोगों को दे देते थे, क्योंकि ये लोग का गांव में बहुत अच्छा रुतबा होता था, इनसे लोग डरते थे, इन्हीं से सब लोग इनका कहा मानते थे गांव प्रधान का। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। अब देखिए ये जो लोग थे ये लोग न्यायाधीश का काम भी करते थे, कभी कभी पुलिस का काम भी कर लेते थे। ये मतलब लोग इनसे अपने मदद के लिए गुहार लगाने आते थे, कोई भी कड़ा निर्णय भी ये ले सकते थे गांव का। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। अब देखिए यहाँ पे देखिए किसानों को क्या कहा जा रहा है? स्वतंत्र कृषक, जो इन्हें गृहपति कहा जाता है, ठीक है। यानी जो आपके गांव के प्रधान हैं जिन्हें ग्राम भोजक कहा जा रहा है, इनके अलावा यहाँ पे स्वतंत्र कृषक यानी जिनकी ज़मीन है, थोड़ी ही ज़मीन है पर अपनी है और वे खेती कर रहे हैं तो उन्हें गृहपति कहते थे ये लोग, ठीक है। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। अब देखिए मैंने बोला ना थोड़ी ही ज़मीन है पर अपनी है, तो इसमें छोटे छोटे किसान ज़्यादा होते थे जिनके पास कम ज़मीनें होती थी। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अब देखिए इस समय के ऐसे लोग भी थे जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, वे दूसरों की ज़मीन में काम करते थे, तो इन लोगों को कर्मकार कहा जाता था। तो अब ये लोग अपना पेट पालने के लिए यानी अपना पेट ही पालने के लिए, अपने घर का खर्च चलाने के लिए ये लोग दूसरे की ज़मीनों पे कार्य करते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कई शिल्पकार भी होते थे। अब देखिए यहाँ के गांव में देखिए लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर ये लोग भी होते थे, ये भी शिल्पकार होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। अब देखिए गांव में शिल्पकार भी थे, ठीक है। अब जो प्राचीन समय की
तमिल की रचनाएं हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में संगम साहित्य है। देखिए, तमिल की सबसे प्राचीनतम रचना क्या है? संगम साहित्य। ठीक है, आप ध्यान देंगे, तमिल की सबसे प्राचीनतम रचना संगम साहित्य कहते हैं उसे। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। अब जो ये लोग थे, इनकी रचना जो थी वो 2300 साल पहले की गई थी। ठीक है, ये जो संगम साहित्य, इसकी रचना 2300 साल पहले की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई मानचित्र 7 पेज नंबर 113 में कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। अब देखिए, इन्हें संगम इसलिए कहा गया क्योंकि ये मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। ठीक है, कवि जो थे वहाँ पे इन्हें बुलाया गया था कवि सम्मेलन में, मदुरई को, इसीलिए इनको संगम कहा जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों से उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। अब देखिए, गांव में रहने वाले जिन लोगों के बारे में हम पढ़े हैं वो सब के बारे में संगम साहित्य जो किताब है उसमें हमें मिलता है। आप जो संगम साहित्य जो मदुरई है वे आप पेज नंबर मानचित्र 7 में देखकर पेज नंबर 113 में देख सकते हैं उनके बारे में, मैप में। नगर क्या कहती है? कहानियाँ, यात्रा विस्तार, मूर्तिकलाएँ और पुरातत्व। अब जो नगर है यानी आपका शहर, क्या कहता है? ये कहानी कहता है, यात्रा विवरण कुछ बताता है आपको, कहीं की यात्रा का विवरण बताता है, कोई मूर्तिकलाएँ हैं या पुरातत्व। नगर में क्या मिल रहा है आपको, ये हम पढ़ेंगे। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। अब देखिए, अब पहले के समय में जातक की कहानियाँ भी चलती थी। ठीक है, तो उन्हीं जातकों के बारे में ये बोल रहा है कि आपने जातकों के बारे में सुना। ठीक है, ये वो यहाँ पे जातकों, वही जातकों के बारे में बता रहे हैं। अब जातकों की बात आती है तो मैं आपको बताती हूँ, जो सांची का आपका स्तूप है उसमें भी जातकों कहानियों के बारे में बहुत कुछ है। ठीक है, आपके जो स्तूप्स हैं उनमें भी जातक कहानियों का वर्णन है। वे चित्रकारी के द्वारा वहाँ जातकों कहानियों का वर्णन किया गया है। ये वे कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। अब देखिए, यहाँ ये उस कहानी के बारे में बता रहा है जो उस समय के आम लोग जो थे उन लोगों में ये कहानी बहुत प्रसिद्ध थी, प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। अब देखिए, जो बौद्ध भिक्षुओं थे वो इन कहानियों के बारे में बताते थे लोगों को। अब यहाँ पे इस लेसन में आपको एक जातक कहानी के बारे में दिया गया है, कहानी दी गई है। ठीक है, इसमें बता रहा है, इस कहानी में बताया है कि एक जो गरीब आदमी था वो कैसे धीरे धीरे अमीर बना। ठीक है, यही के ऊपर पूरी कहानी है, उस निर्धन व्यक्ति के ऊपर। एक निर्धन की चतुराई। अब देखिए, हम जातक कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं। एक निर्धन की चतुराई मतलब एक निर्धन व्यक्ति जो बहुत चतुर था। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। देखिए, एक जो शहर था वहाँ एक गरीब युवक रहता था, एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। अब जो वो युवक था उसके पास सिर्फ एक मरा हुआ चूहा था, बाकी कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले बिल्ली के लिए बेच दिया। अब जो वो मरा हुआ चूहा था उसे उसने बेच दिया भोजनालय में। वहाँ एक बिल्ली पाला हुआ था एक आदमी, उसे एक सिक्के के बदले। फिर एक दिन बड़ी जोर आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तियों से भर गया। अब देखिए, एक दिन आंधी आती है, बहुत ज़ोर से आंधी आती है। ठीक है, तो वहाँ का जो राजा था उनका बगीचा ख़राब हो जाता है, पेड़ टहनियाँ टूट जाती हैं, उन बगीचे में पत्तियाँ भर जाती हैं। उनका माली इसे साफ़ करने की बात से परेशान हो उठा। अब जो वहाँ का माली था बगीचे का, वो उन टहनियों को साफ़ नहीं करना चाहता था। वो टहनियाँ और पत्तियों को बगीचे में देख के बहुत परेशान हो गया। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई
कर सकता है। माली तुरंत मान गया। अब देखिए जो युवक था उसने उसने कहा कि माली से कहा कि अगर आप मुझे ये जो टहनियाँ और पत्ती हैं अगर आप ये मुझे दे दें तो मैं आपका बगीचा साफ़ कर दूंगा। तो जो माली था वो तुरंत मान गया क्योंकि उसको साफ़ न करना पड़े बगीचा, इसलिए वह मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा किया कि प्रत्येक टहनी और पत्ती के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। ठीक है। अब जो युवक था उसने बच्चों को, वहाँ पास में जो बच्चे थे वो खेल रहे थे, ठीक है, तो बच्चों को वो कहने लगा कि जो एक एक टहनी उठाएगा उसे प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें मिठाई मिलेगी खाने को। तो बच्चे जो थे वो फिर मान गए। ठीक है। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास पूरे ढेर इकट्ठा कर दिया। ठीक है। अब जो बच्चे थे वे खेलते जल्दी देखते ही देखते सारा बगीचा साफ़ कर दिए। जितनी भी टहनी और पत्ती थी उसे गेट के पास उन लोगों ने इकट्ठा कर दिया था। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तन को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। अब देखिए वहाँ पे वो जब इकट्ठा होकर गेट के पास रखा था तभी वहाँ से राजा का जो कुम्हार था वो बर्तन को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, यानी उसको लकड़ी चाहिए थी। ठीक है। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ पैसे हो गए। अब देखिए जो ईंधन मतलब वो जो लकड़ियाँ थी और पत्ते थे कुम्हार को चाहिए थे तो लड़के ने बेच दिए। तो इस तरह लड़के के पास कुछ पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहाँ घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। अब देखिए उस बर्तन से उस पैसे से उसने बर्तन खरीदा और उसने एक योजना बना ली अपने दिमाग में। ठीक है। वो वहाँ जो 500 लोग नगर के पास द्वार के पास घास काट रहे थे, तो उस बर्तन में उसने पानी भरा और उन लोगों को पानी पिलाने लगा जो घास काट रहे थे उन लोगों को। खुश होकर उन लोगों ने, तुमने हमारे इतना अच्छा काम किया, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो जो वो लोग थे वे लोग खुश हो गए बहुत। तो उन लोगों ने खुश होकर लड़के से पूछा, युवक से पूछा कि तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, ठीक है, तुमने हमारी प्यास बुझाई है, तुमने इतना अच्छा काम किया है, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ठीक है, हम लोग तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊँगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। ठीक है। और वो युवक जो था उसने उन लोगों से कहा, जब मुझे आपकी मदद चाहिए होगी तब मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। अब देखिए युवक देखिए धीरे धीरे चालाक भी होता जा रहा है। देखिए उसने लोगों की मदद की और मदद लेने का वादा भी कर लिया। और अब जो व्यापारी था उससे इसने दोस्ती भी कर ली। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। अब देखिए जो एक दिन व्यापारी जो था, जो उस युवक का दोस्त बन गया था, उसने युवक को बताया कि कल घोड़े का बड़ा व्यापारी आ रहा है जिसके पास 500 घोड़े हैं, वे शहर में लेके उन घोड़ों को आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। देखिए अब यहाँ उसने मदद ले ली उन लोगों की, उन लोग से एक एक गट्ठर ले लिया। ठीक है, सबसे एक एक गट्ठर ले लिया। ठीक, और उन लोग से कहा कि आप लोग सिर्फ मेरी इतनी मदद कर दीजिए कि मेरे पास जो गट्ठर है जब तक वो बिके नहीं तब तक आप लोग भी अपनी गट्ठर मत बेचना। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। अब देखिए 500 लोग थे, सबने एक एक गट्ठर दिए तो उसके पास कितने गट्ठर हुए, 500 गट्ठर हो गए। ठीक है, तो इस तरह उसके पास 500 गट्ठर भी हो गए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने उस युवक के पास घास 1000
सिक्के में खरीद ली। अब देखिए यहाँ युवक को 1000 सिक्के में घास, जब वो ये व्यापारी जो था, क्योंकि देखिए जो घास थी वो इसने खरीद ली थी, मतलब सब इसने ले ली थी उन लोगों से मदद के बदले 1-1 गट्ठर घास। तो इसके पास 500 जितनी घास थी सब इसके पास आ गई थी, 500 गट्ठर। ठीक है। तो जब घोड़ा का व्यापारी था, उसे कहीं जब घास नगर में नहीं मिला, शहर में, तो उसने युवक के पास आया और उसने 1000 सिक्के दे के सारी घास खरीद ली। तो युवक देखिए कितना चालाक था, लोगों की मदद किया तो उसके बदले उसको कितना, उसने लोगों से कितनी ज़्यादा मदद ले ली और वो अमीर आदमी ऐसे बना, समझे, गरीब से। इस कहानी में आए व्यक्तियों में व्यापारी की सूची बनाओ। अब देखिए इस कहानी में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें व्यापारी कहाँ है ये बताइए आप, उसके लिस्ट बना लीजिए। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे शहर में हैं, बी गांव में हैं, या फिर शहर गांव दोनों में रहते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे आप डिसाइड भी करिए कि यहाँ जितने लोग कहानी में आए वे लोग में कौन शहर का है कौन गांव का है, या दोनों शहर गांव दोनों का कौन है। घोड़ों का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? अब देखिए घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा ये भी आप सोचिए। क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यापारियों को अपना सकती थीं? उत्तर के कारण बताओ। अब देखिए क्या जो महिलाएं थीं ना, कहानी में बताए व्यापारियों को अपना सकती थीं? अब ये तो मुझे भी नहीं था, उत्तर के साथ कारण भी आपको बताना है। ठीक है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। अब जो प्राचीन नगर थे उनके बारे में हमें अन्य स्रोत भी मिले हैं। ठीक है, जिनसे हमें इनके बारे में, प्राचीन नगरों के बारे में पता चल सकता है। शहर, गांव या फिर जंगल के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। अब देखिए शहर हो, गांव या फिर जंगल हो, इन सभी के जीवन से जुड़ी घटनाएं जो थीं उसको मूर्तिकार जो थे वे बहुत ही कलात्मक ढंग से उसको उस पत्थर पे उकेर लेते थे। तो इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग या खंभों या प्रवेश द्वार पे सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। अब देखिए ये जो मूर्तियां थीं या ये जो डिजाइन था जहां जिसको मूर्तिकार बनाते थे, वो ऐसी इमारत के रेलिंग पे या खंभों पे बनाते थे या प्रवेश द्वार पे बनाते थे जहां लोग बहुत ज़्यादा आना जाना करते थे। अब देखिए इसका मतलब ये आपका सांची के स्तूप, भरहुत, अमरावती, ये सब के जो द्वार हैं जिन पे कलाकृति बनी हुई है, कहानी कोई भी जातक कहानी का वर्णन है, वे ऐसे ही कलात्मक ढंग से मूर्तिकार ने उकेरा होगा कि यह कहानी लोग समझ सकें। दिल्ली में मिला वलय कूप। देखिए ये जो वलय कूप है ये दिल्ली में मिला है। हड़प्पा की जल निकाय व्यवस्था से ये कैसे भिन्न है? अब देखिए ये जो हड़प्पा की जल निकाय है उससे ये कैसे अलग है? अब आप देखिए ये कैसे अलग है। नीचे सांची की मूर्ति कला, देखिए ये जो नीचे है ये देखिए ये है सांची की मूर्ति कला है पूरी। देखिए जहाँ तक कहानियों का वर्णन है, देख रहे हैं आप कितना सुंदर तरीके से उकेरा गया है इसे। यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम लेसन अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट से बनी हुई हैं या लकड़ी से या पत्थर से? क्या इनकी रेलिंग लकड़ी से बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। अब देखिए ये सांची का स्तूप है, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के में स्थित सांची का स्तूप की मूर्ति कला का ये नमूना आप देख रहे हैं। मतलब जो मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है उसकी मूर्ति कला है ये। इसमें नगर के जीवन का एक दृश्य है। नगर में जो एक जीवन शैली थी उसका ये दृश्य है जो मूर्तिकार द्वारा बनाया गया है। अब लेसन 12 में आप सांची का स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको पता चलेगा इनकी दीवार इसकी दीवार है ये देखिए, ठीक है। तो ये ईंट से बनी है, पत्थर से कि लकड़ी से? इसकी लेयरिंग लकड़ी से बनी है कि इनकी छत कैसे बनी है, ये सब के बारे में आपको उसमें पता चल जाएगा।
अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। अब देखिए लेसन 6 में जो अनेक शहर बताए गए थे वे महाजनपद जो थे उनकी राजधानी थी। ये सब जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। अब देखिए जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, इनमें से जो कुछ ऐसे शहर थे जो लोग परकोटों यानी पूरी राउंड से घिरे हुए थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए उपयोग होते थे। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। यानी देखिए ये जो आप चित्र फोटो देख रहे हैं आप, ये जो ठीक है ये वलयकूप है। ठीक है, ये शहरों में अनेक जगह मिले हैं। ठीक है, बहुत शहरों में बहुत जगह मिले हैं। ये बाथरूम थे, नाली या कूड़ेदान की जगह थी। ठीक है, इन सब जगहों पे भी वलय खाने मिले हैं। हाँ, ये कूड़ेदान, नाली या गुसल खाना यानी बाथरूम, इन चीज़ों के लिए इन वलयकूप का इस्तेमाल किया जाता था। ये लोगों के घरों में भी होते थे। बाद में यह लोगों के घरों में भी मिले हैं। महलों, बाज़ारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। अब देखिए महल जो थे, बाज़ार थे, आम लोगों के घर थे, वे वहाँ पे बहुत कम मिले हैं। ठीक है, वलयकूप ज़्यादा मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा कम समय तक टिक न पाए हों। महल और बाजार, देखिए बाज़ार और आम घर इसलिए नहीं मिले होंगे क्योंकि ये लकड़ी और कच्ची मिट्टी के बने होते थे, हाँ, या छप्पर के, तो इसीलिए ये ज़्यादा समय तक टिक ही नहीं पाए होंगे। तो इसीलिए इन लोग के अवशेष ज़्यादा नहीं मिले हैं। भविष्य में पुरातत्वविद ने इनकी खोज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आगे भविष्य में पुरातत्वविद जो हैं, पुरातत्व के विद्वान जो हैं, वे इनकी खोज कर सकें। प्राचीन नगरों के बारे में वहाँ गए नाविकों या यात्रियों के विवरण द्वारा पता चलता है। अब देखिए प्राचीन जो नगर थे उनके बारे में वहाँ के नाविक, यात्री जो थे, इनके द्वारा हमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि ये नाविक जो थे वे आगे के लोगों को कहानी बताते थे, तो वे लोग लिख लेते थे। और यात्री जो थे वो अपने विवरण में कि वो यहाँ घूमे, वहाँ घूमे। आप भी कहीं घूमने जाते हैं तो आते हैं तो उसके बारे में कहीं, पहले तो लोग डायरी में नोट करते थे और फिर बुक पब्लिश कराते थे, पर आज आप पोस्ट करते हो। ठीक है, ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। अब देखिए यूनान का जो अज्ञात नाविक था उसने शहरों का विवरण, प्राचीन समय के शहरों का विवरण दिया है। जिन जिन पत्तनों में वो वहाँ गया था वहाँ उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 में बरहूच ढूंढो। अब उनके बारे में दिए गए वर्णन को पढ़ो। अब देखिए जो पतन है, जिन जिन जगह पे वो गया नाविक, उसने उस सब के बारे में लिखा है। और आप मैप में बरहूत को ढूंढिए, जो मैप मानचित्र 7 पेज नंबर 113 पे दिया है मैप उसमें, और उसके बारे में लिखिए, वर्णन उसका पढ़िए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए बेरी गाजा, भरौच का यूनानी नाम की कहानी। अब भरौच का जो यूनानी नाम था बेरी गाजा, उसकी कहानी हम पढ़ेंगे। बेरी गाजा की सकड़ी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। अब जो बेरी गाजा था वहाँ पे बहुत सकड़ी खाड़ी थी। इसमें बेरी गाजा जो था उसे सकड़ी खाड़ी में समुद्र से जो सकड़ी खाड़ी थी वहाँ पे नाव चलाने में उसे बहुत मुश्किल होती थी, बहुत कठिनाई से वो जाता था वहाँ। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थायी मछुआरे भी यहाँ जहाज़ ला सकते थे। अब जो देखिए राजा के मछुआरे थे, जिसे जो अनुभवी और कुशल, मतलब जो उसके विशेषज्ञ आप कहते हैं ना, जो एकदम अच्छे से जिसे आता हो उसे कुशल कहा जाता था, तो उन लोग, वही मछुआरे यहाँ जहाज़ लेके आते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी का सिक्का का आयात होता था।
अब जो बेरी गाजा है वहाँ पे शराब भी मिलती थी, तांबा, टीना मतलब धातु, और सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े भी मिलते थे, सोना चांदी भी मिलते थे। इन सब के सिक्के का भी, चांदी के सिक्कों का भी आयात वहाँ होता था। ठीक है, वहाँ चांदी के सिक्के भी दिए जाते थे। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी के दांत, गोदाम, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। अब देखिए जो ये लोग ऊपर के सामान जो थे वो ये लोग आयात करते थे, देते थे वहाँ, और वहाँ से हिमालय की जड़ी बूटी लेते थे, हाथी के दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, ठीक है, रेशम, इत्र, ये सब चीज़ें वहाँ से ये लोग निर्यात कर लेते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। अब जो वहाँ के व्यापारी थे वो राजा के लिए अपने तरह तरह के विशेष उपहार भी लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। अब देखिए जो उपहार थे वो क्या थे, चांदी के बर्तन थे, गायक जैसे मतलब गायक लेके आते थे जो गाना गाता था, सुंदर सुंदर औरतें लेके आते थे अपने राजा के लिए, अच्छी शराब लाते थे, और बारीक और सुंदर कपड़े। ठीक है, ये सब चीज़ ये लोग राजा के लिए लाते थे। बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की लिस्ट बनाओ। अब देखिए बेरी गाजा से जो आयात और निर्यात की जाती थी वो चीज़ें यही हैं, यहाँ से आपके यहाँ तक इतनी ये चीज़, यही बेरी गाजा से आयात निर्यात करती थी। अब आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं। ऐसी 2 चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। अब आप सोचिए इसमें हड़प्पा के समय में क्या नहीं यूज होता था, कार्लियन और हमारे सबसे पुखराज शायद, या इत्र, ये भी हो सकता है। ठीक है, आप इसका पता लगा सकते हैं, खोजिए। सिक्के, अब देखिए हमें सिक्के के बारे में पता चलना है। देखिए जो सिक्के होते हैं मतलब जो राजा और महाराजा होते हैं वो अपने तो वे चांदी के सिक्के चलाते थे, सोने के सिक्के चलाते थे। अलग अलग राजवंश अलग अलग तरह के सिक्के चलाते थे। अब जो कुशाल राजवंश था वो शीशे के सिक्के चलाया था। ठीक है, और जो जैसे जितना प्रतापी राजा होता था उतना धातु लगा के बनाता था सिक्का। अब देखिए बहुत अमीर राजवंश होता था तो वो सोने का सिक्का, नहीं तो चांदी के सिक्के, और फिर और मिक्स सिक्के भी चलते थे उस समय। पृष्ठ 90 में दी गई कहानी तुमने देखा कि यह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता था। अब देखिए जो संपत्ति होती थी वो सिक्कों के द्वारा होती थी। ठीक है, पेज नंबर 90 में आप लोग देखिए सिक्के के बारे में 2 पेज दिया हुआ है वहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह सिक्के के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन उस समय किया जाता था। पुरातत्व, देखिए नीचे सिक्का दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, आगे ऐसा है पीछे ऐसा होता था। पुरातत्वविद को इस युग में हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। देखिए जो सिक्के होते हैं सबसे पुराने जो हैं उसमें आहत सिक्के हैं, पर पर्ण और ऐसे भी सिक्कों के बहुत सारे नाम हैं जो लगभग करीब 500 साल पहले थे। अब जो आहत सिक्के हैं ये 500 साल पहले चलते थे। इनका चित्र नीचे दिया गया है। अब जो ये देखिए फ़ोटो है ये नीचे दिया हुआ है, यही देखिए आहत सिक्के हैं आपका। चांदी या सोने पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाया जाता था, जिसके कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। अब इन्हें आहत सिक्के क्यों कहा जाता था? ये जो चांदी और सोने के सिक्के थे इन पे इनको आहत करके मतलब इनको दबा के इन पे चित्र बनाए जाते थे, इसी कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, अब अगर कहीं क्वेश्चन पूछता है कि आहत सिक्के किन्हें कहा जाता है तो आप यहाँ लिख सकते हैं चांदी या सोने के सिक्के जिन पर आकृतियों को आहत कर बनाते हैं, इन्हें इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, देखिए ये जीव जंतु के चित्र अलग अलग बने हैं, पर देखिए ये जो सिक्के थे ये ठीक है, ये जो सिक्के होते थे इनको जैसे राजा कोई विजय प्राप्त करे, कोई बड़ा साम्राज्य जीतते थे तो भी सिक्के चलवाते थे। अब जो ये हिंदू यवन सिक्के, ये आहत सिक्के थे, अब देखिए ये हर युग में हर
राजवंश ने अलग अलग तरीके के बनवाए थे। अब कोई विजय जीत पे अपने सिक्के बनवाता था, युद्ध जीतने पे, कोई पूजा पाठ करने पे अपने देवी देवताओं को अंकन करा के सिक्के बनवाता था राजा, कोई खुशी के अवसर पे, ऐसे ही अनेक तरीके पे सिक्के हर राजवंश अपने अपने सिक्के बनवाता था। सातवाहन हुआ, यवन हुआ, हिंद यवन जो बाहर से आए थे विदेशी वो लोग। विनिमय के अन्य साधन, विनिमय होता है यानी कोई चीज़ लेना और देना, यानी आपको हम किसी से कोई सामान लेते हैं उसके बदले उसे कोई सामान देते हैं, ठीक है। जैसा कि कोई देश से हम चीनी चावल ये उसको देते हैं और फिर उसके बदले वो हमें मसाले जड़ी बूटी ये सब देता है, तो इसी लेने देने को विनिमय कहते हैं। मतलब आयात और निर्यात को विनिमय कहा जाता है। तो ये विनिमय के जो अनेक साधन हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। अब जो संगम साहित्य थे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा पिछले पेज पे, उनकी कविता थी छोटी सी, उसको हमें पढ़ना है। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। अब देखिए जो खेत है उसके सफ़ेद धान जो हैं वो गाड़ी में लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी से सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। अब जो नमक है उसके लिए लंबे लंबे रास्ते हैं उसे ले जाने के लिए, ठीक है। और चांदनी से सफ़ेद रेत पर वे अपने परिवार को समेट रहा है, चांदनी रात में सफ़ेद रेत पे, कहीं वो पीछे ना छूट जाए। शहरों से नमक के सौदागर यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह गया। अब देखिए ये पूरी कहानी आपकी नमक पे है, ठीक है, नमक के व्यापार पे है। शहरों से जो नमक के सौदागर यानी नमक के जो दलाल आते थे, वे उनका अचानक से चले जाना से वहाँ सन्नाटा हो गया। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। अब देखिए जो समुद्र है उसके किनारे पे ही नमक का उत्पादन होता था, समुद्र से ही नमक मिलता है हमें। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं? अब व्यापारी इससे किस चीज़ का, नमक के बदले क्या लेते होंगे ये पता कीजिए आप। वे किस तरह यात्रा करते होंगे? आप पुराने समय में बैलगाड़ी और ट्रेन इन्हीं से यात्रा करते होंगे वे लोग। ये जो संगम साहित्य की कविता है ये आपकी नमक के ऊपर है कि मतलब नमक जो है वो सफ़ेद गाड़ियों में भर के ले जा रहे हैं लंबे रास्ते से चांदनी रात में, और अपने पूरे परिवार को समेट के वो चला जा रहा है और कहीं कोई पीछे छूट ना जाए ये भी सोच रहा है। पर जो नमक के सौदागर हैं वो अब आ नहीं रहे हैं, अचानक से आना उनका बंद हो गया, तो यहाँ सन्नाटा हो गया। और नमक कहाँ मिलता है हमें? नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अब जो वहाँ का नगर है ये अनेक गतिविधियों का केंद्र था, ठीक है। यहाँ पे अनेक तरह की प्रतिक्रियाएँ होती थी ना, बहुत सारे काम होते थे नगरों में। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। अब देखिए जो नगर थे वो कई कारण से फेमस हो जाते थे आपके, ठीक है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए मथुरा को। अब आप मैप देखेंगे, मैप में मानचित्र 7 पृष्ठ नंबर 113 को देखो। अब देखिए मथुरा को आप 113 पेज नंबर पे देख सकते हैं। यह भी किसी न किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध होगा। यह 2500 साल से ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 मुख्य रास्तों पर स्थित है। अब देखिए ये जो नगर है यानी मथुरा जो है वो 2500 साल से भी ज़्यादा से फेमस है, ठीक है। क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण नगर है। अब 2500 साल से ही वो महत्वपूर्ण नगर बना क्योंकि वहाँ पे यातायात के साधन बहुत सारे थे, ठीक है। एक यातायात के लिए, एक व्यापार के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए वह बहुत महत्वपूर्ण था 2500 साल, ठीक है। ये 2 रास्तों पे स्थित था, यानी 2 देश इससे जुड़ते थे, 2 राज्य इससे जुड़ते थे, जिससे यातायात
आसानी से किया जा सकता था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देखिए दो तरफ इस मथुरा से रास्ता जाता था। पहला तो आपका उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर जाता था, ठीक है, आप उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ सकते थे। और दूसरा जो रास्ता था वो आपका दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता था, यानी आप दक्षिण की ओर जा सकते थे उससे। शहर के चारों ओर किले बंदी थी जिनमें अनेक मंदिर थे। अब देखिए जो शहर था मथुरा, उसके चारों तरफ किले बंदी की गई थी। यानी देखिए किसी भी जो राज्य या शहर या देश होता है, तो जो राजा होते हैं वो अपने राज्य के बाहरी हिस्से में सब तरफ किले बंदी किए रहते हैं, जिससे कि उनके राज्य में कोई प्रवेश न कर सके, ठीक है। तो उसी तरह मथुरा में भी था। और यहाँ पे अनेक मंदिर भी हैं आपके, जैसे देखिए मथुरा क्या है, कृष्ण जी की जन्मभूमि, कर्मभूमि, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। अब देखिए जो मथुरा था, एक यातायात एक व्यापार के लिए तो फेमस था ही, साथ ही साथ मूर्ति बनाने के लिए भी फेमस था, ठीक है। यहाँ के जो आसपास के किसान थे और पशुपालक थे और जो मथुरा शहर में रहने वाले लोग थे, उनके लिए ये लोग भोजन की प्रबंध करते थे, भोजन इकट्ठा करते थे, ठीक। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। अब देखिए जो 2500 साल पहले का तो आपने पढ़ चुके हैं कि ये व्यापार की वजह से और यातायात और मूर्ति की वजह से फेमस था। पर अब 2000 साल पहले जो कुषाण थे उनकी राजधानी थी दूसरी मथुरा, ठीक है। इसके बारे में तुम पहले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। अब देखिए जो मैंने बताया है ना कि धार्मिक केंद्र क्यों था, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण जी की जन्मभूमि थी ये, तो इसलिए ये धार्मिक केंद्र था। अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में। तो यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी हैं। अब देखिए मथुरा धार्मिक केंद्र क्यों है, मंदिर होने के साथ साथ यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी है, मतलब अलग अलग धर्मों के भी यहाँ मंदिर हैं, उपलब्ध हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। देखिए मैंने बताया ना कि कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ पर कृष्ण जी का जन्म हुआ था कारागार में। पले भले वो वृंदावन में थे, पर जन्म उनका मथुरा में ही हुआ था, इसलिए वहाँ आज भी मथुरा में आज भी कृष्ण जी का भव्य मंदिर है। मथुरा में प्रशस्त खंडों तथा मूर्ति पर अनेक अभिलेख मिले हैं। अब देखिए मथुरा जो है वहाँ पे प्रशस्त खंड भी मिले हैं, यानी पत्थरों के बने हुए शिलालेख बड़े बड़े, और अभिलेख भी बने हैं, मूर्ति भी मिली है, ठीक है। सब कुछ हमें कहाँ से मिला है, मथुरा से मिला है। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्री और पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। अब देखिए ये जो अभिलेख हैं, ये इसमें संक्षिप्त मतलब छोटा छोटा विवरण दिया है किसके बारे में, जो स्त्री पुरुष उस समय के मंदिर और मठों को दान करते थे, उसका उल्लेख उसमें किया गया है। यानी दान पुण्य और भक्ति से जो उन लोग को देते थे उस समय के स्त्री पुरुष, वो दिया। देखिए प्राय शहर के राजा रानी अधिकारी व्यापारी तथा शिल्पकार इस तरह के दान करते थे। देखिए उस समय ऐसा दान कौन करता था, मंदिर और मठ हो, ये जो राजा रानी होते थे, अधिकारी होते थे उनके, व्यापारी होते थे, शिल्पकार होते थे, ये लोग दान पुण्य करते थे मंदिर और मठों के लिए। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख भी मिलता है। देखिए यहाँ पे मथुरा में किन किन लोगों का उल्लेख मिलता है।
मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाला, माला बनाने वाला, इत्र बनाने वाला, इन सभी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये सब भी उस समय के महत्वपूर्ण लोग थे, इसीलिए मथुरा व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध था, क्योंकि यहाँ पे देखिए बुनकर थे, लोहार थे, सोनार थे, टोकरी बनाने वाले थे, माला बनाने वाले थे, इत्र बनाने वाले थे, सभी वहाँ होते थे। मथुरा के लोगों के व्यवसायों की एक सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। अब देखिए आप सूची बनाइए कि उस समय में क्या क्या कार्य होता था। ठीक है, कौन कौन से व्यापार चलते थे, और अरे एक भी ऐसा व्यापार बताइए जो हड़प्पा काल में नहीं हुआ होगा। शिल्प तथा शिल्पकार। शिल्प यानी देखिए शिल्पी का कार्य किया हुआ ना, तो शिल्प हाँ वही, मतलब जैसे कि डिजाइन बनाने का कार्य करने वाला। तो पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, जिनमें मिट्टी के बहुत पतले और छोटे सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तथा ये प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। ठीक है, तो देखिए पूरा स्थल के जो हैं उसमें उन लोगों को पूरा स्थल पे पुरातत्वविद वालों को यहाँ शिल्पकारों के शिल्पों के नमूने मिले हुए हैं बहुत सारे, तभी ना पता चला कि प्राचीन समय में शिल्पकार भी होते थे। इनमें मिट्टी की, अब देखिए लोग का कैसा नमूना मिला है, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। मिट्टी के बर्तन उस समय के बहुत सुंदर पतले होते थे, जिन्हें उत्तरी चमकीले पात्र कहा गया है। तो ये देखिए लाल रंग के होते, काले रंग के होते थे, उनमें लाल डिजाइन बनाया जाता था, लाल रंग के होते थे उसमें काले डिजाइन बनाते जाते थे, क्योंकि ये इसी तरह ये मिले हैं। अब क्योंकि ये उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं तो इन्हें काले रंग के होते थे। ठीक है, अब देखिए उत्तर का जो भाग है वहाँ पर ये काले रंग के होते थे, हो सकता है दक्षिण में लाल हो। इनमें एक खास तरह की चमक मिली जो पॉलिश के द्वारा लाई जाती होगी। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि उस समय के लोग पॉलिश से भी परिचित थे। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ा का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। अब देखिए अनेक अन्य कोई शिल्प का प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि बर्तन मिले हैं, इससे पता चला कि लोग शिल्पकार लोग थे, और अब हमें और कोई बचे ही नहीं होंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग को जैसे कि देखिए ये पता ही है, और हमें ग्रंथों से भी ये पता चलता है कि पहले के समय में कपड़े का उत्पादन भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। भैया कपड़े भी तो लोग पहनते थे, तो ये इसका भी उत्पादन कार्य बहुत महत्वपूर्ण होगा। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अब देखिए उत्तर में जो वाराणसी है यानी हमारा बनारस, और दक्षिण में जो मदुरई है ये कपड़ा व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, यहाँ स्त्री पुरुष दोनों मिलकर कार्य करते थे, क्योंकि वाराणसी मदुरई दोनों जगह पे स्त्री पुरुष बहुत मिलजुल के कार्य करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। अब देखिए जो शिल्पकार और व्यापारी थे वो अपना अपना संघ बनाने लगे थे, यानी अपना अपना समूह बनाने लगे थे। ठीक है, तो उन लोगों को क्या बोला जाता था, उन लोगों को श्रेणी बोला जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। अब जो शिल्पकार के श्रेणी थी उन लोग का क्या काम था, लोगों को प्रशिक्षण देना, यानी लोगों को काम देना, कच्चा माल कहाँ से आएगा ये देखना, उसको तैयार कराना, उपलब्ध कराना और माल तैयार कराना, उन्हें वितरण करना, बन जाने के बाद माल को ले जाके देना, ये सब कार्य श्रेणी का होता था। यानी श्रेणी क्या क्या काम करती थी, पहले लोगों को ट्रेनिंग दे के तैयार करती थी, मतलब काम सिखाती थी,
फिर कच्चा माल मतलब माल कच्चा ले आती थी जिससे वे सामान बनवाता था। फिर जब माल तैयार हो जाता था तो उसको ले जाके जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ उसे दे देती थी, वितरण कर देती थी। जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। अब जो व्यापार की श्रेणी थी ना, श्रेणियाँ थीं, वो लोग व्यापार का संचालन करती थी। मतलब व्यापार उन कि किस व्यापार से क्या काम होगा, किस व्यापार से क्या, ये सब देखती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थीं जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे। अब जो श्रेणी थी ये लोग बैंक का भी काम करते थे, समझे? जहाँ पे लोग इन्हें लोग विश्वासमान मानते होंगे तभी ना इनके पास अपना पैसा लोग इकट्ठा करने के लिए रखते थे। ठीक, जैसे बैंक में जमा करते हैं वैसे ही इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। अब देखिए जो धन है ये श्रेणी के पास रख दिया जाता था, वो व्यापार में लगा देते थे धन, तो लाभ होता था, तो उन लोग जिनका पैसा है उन्हें लाभ मिलता था, इससे इन्हीं निवेशों से इन्हें लाभ मिलता था। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था और फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दे दिया जाता था। अब देखिए इसमें देखिए जो जैसे जो प्रॉफिट होता था वो आधा हिस्सा जिसका जो पैसा देता था उन्हें दे दिया जाता था और आधा पैसा मठ या किसी धार्मिक संस्थान को दे दिया जाता था। इसी तरह ये लोग अपने काम आपस में बांट लेते होंगे। सूत काटने और बुनने के नियम। अब जो हमारे सूत होते हैं उनको काटते कैसे हैं, बुनते कैसे हैं, इसके नियम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं, यानी जो चाणक्य की अर्थशास्त्र किताब है उसमें ये नियम दिए हुए हैं। पाठ 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। अब देखिए जो आपका लेसन 8 है उसमें अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा बहुत उल्लेख है। अर्थशास्त्र वही जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के यानी मौर्य वंश के मंत्री थे चाणक्य, उन्हीं की किताब है, ये पुस्तक है अर्थशास्त्र, तो उसी में यह नियम दिया हुआ है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों में सूत की कटाई और बुनाई की जाती है। देखिए इसमें ये कहा गया है, इसमें इसका उल्लेख किया गया है कि कोई भी एक विशेष अधिकारी जिसे इसका बहुत ज्ञान हो उसकी देखरेख में कारखाने में सूत की कटाई बुनाई ये की जाती है। ठीक है, क्योंकि बिना विशेषज्ञ की देखरेख के उसमें कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। ऊन के पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए काम में विधवाओं, अशक्त महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धवेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। अब देखिए ये सब जो काम है इसके लिए ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ तथा सन ये सब बनाने के लिए ये सब काम के लिए महिलाओं को ही उपयोग किया जाता था। देखिए ये महिलाएं कैसी होती थी, देखिए ये विधवा, अशक्त मतलब जो महिलाएं सक्षम न हो वे, भिक्षुणियाँ, विधवेशा वाली, राजा की दासियाँ जो छुट्टी पे हों, सेविकाएं हों और देवदासी जो छुट्टियाँ पे हों, इन लोग को ये सब काम के लिए लगाया जा सकता है। ये लोग क्या क्या बना सकती हैं, देखिए ऊन, पेड़ की छाल, कपास, पटुआ, सन ये सब तैयार करने के लिए इन लोगों को इकट्ठा किया जाता था। ये औरतें ये सब चीज़ें अच्छे से बनाती थीं। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। अब देखिए ये लोग जैसा काम करती हैं, कुछ लोग अच्छा करती होंगी, कुछ लोग ठीक करती होंगी, तो इन लोग जो जैसा काम करता हो उसके हिसाब से उसे पारिश्रमिक यानी पैसा देना चाहिए था इन लोग को। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को
भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। अब देखिए, जो जो कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी, तो वे लोग अपनी दासियों से काम करवा सकती हैं, कच्चा माल मंगवा सकती हैं, तैयार माल उन लोग से भिजवा सकती हैं। ठीक है, तो ऐसे भी ये लोग कार्य कर सकती हैं। मतलब ये सब कार्य जो हैं, सूत काटना और बुनने का, ये कार्य महिलाएं ही करती थीं। इससे तो हमें ये पता चलता ही है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। अब देखिए, जो औरतें कारखाने में माल देने और कच्चा माल लेने जाती थीं, तो उन लोग को तड़के भोर में ही जाना पड़ता था, जहाँ उन्हें उनके पारिश्रमिक यानी उनका वेतन मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अब देखिए, ये जो माल चेक करने के लिए रोशनी अच्छी होती है उस समय। अगर निरीक्षक एक औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है अर्थशास्त्र में कि अगर एक निरीक्षक जो है वो कोई कुछ भी गलत कार्य करता है महिला के साथ, महिला को बार बार देखना या इधर उधर की बातें करना काम के अलावा, तो उसे इस सब की सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि निरीक्षक जो है उसके साथ भी उसको भी सज़ा मिल सकती है। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। अब देखिए, जो औरतें हैं वे अगर समय से कार्य पूरा नहीं करती हैं तो उनको सज़ा भी मिल सकती है। तो सज़ा के तौर पे जुर्माना देना पड़ सकता है, या सज़ा मिलती है तो सज़ा के तौर पे उनका अंगूठा काट लिया जा सकता है। ठीक है, उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। अब देखिए, जो उन महिलाओं को आप सूची बनाइए जो निरीक्षक नियुक्त हो सकती हैं। क्या काम करने के दौरान महिलाएं को मुश्किल झेलनी पड़ती थी? क्या अब आप सोचिए कि महिलाओं को काम करते वक्त मुश्किल झेलनी पड़ती होगी? तो हाँ, ज़रूर झेलनी पड़ती होगी, क्योंकि उनके आगे बहुत सारा काम होता है बाहर के काम के अलावा भी। इस तरह से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो आपका पेड़ ऊन बनाने का काम, पेड़ की छाल का काम, कपास बनाने का, पटुआ बनाने का, सन बनाने का, ये सब काम यानी आपका सूत की कटाई और बुनाई, ये सब कार्य और महिला द्वारा किया जाता था। अब वो कैसी भी महिला हैं, विधवा हो, अशक्त महिला हो, मतलब जो काम करने चाहती हों या जो जिनके घर में काम करने वाला और कोई ना हो, वे भिक्षुणियाँ, समय की विधवाएं, और ये जो औरतें थीं, राजा की दासी, सेविका और देवदासी जो छुट्टियों पे होती थी, वे लोग ये सब कार्य करती थी। यानी उस समय की जो महिलाएं थीं जो वे ये सब कार्य करती थीं। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेंडू। अब जो अरिकामेंडू है, ये जगह का हम लोग को सूक्ष्म निरीक्षण करना है, मतलब उसकी छोटी छोटी बातों को भी, इस अरिकामेंडू की छोटी छोटी बातों को भी हमें पता करना है। मानचित्र 7 पेज नंबर 113 में अरिकामेंडू पुच्चुचेरी को ढूंढो। देखिए, मानचित्र 7 में अभी हम लोग देखते हैं, रुकिए। देखिए, आप ये मैप में देख सकते हैं, ये देखिए आपका ये अरिकामेंडू है, ये देखा है, महाबलीपुरम चोर ये लोग का शासन था वहाँ पे उस समय के। देखिए राज्य ये हैं, थानेश्वर, मथुरा, उज्जैन, प्रयाग, नालंदा, पाटलिपुत्र, उज्जैन, वल्लभी, बरूच, सतवाहन, अजंता। सातवाहन शासक था अजंता का। एलोहोर के वहाँ चालुक्य थे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वहाँ पे राज्य है। देखिए, ये दक्षिण भारत की तरफ है अरिकामेंडू, महाबलीपुरम के एकदम पास में, जहाँ पल्लवों का
शासन था उस। देखा आपने, यह पृष्ठ 96 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो। अब देखिए रोम के बारे में जो जानकारी दी है 96 पेज नंबर में, वो पढ़िए आप। लगभग 2200 से 1900 साल पहले, देखिए 2200 साल पहले से 1900 साल पहले अरिकामेंडू का पतन था, एक पतन था जहाँ दूसरे दूर दूर से आए जहाज़ों का सामान उतारे जाते थे। अब देखिए जो 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेंडू एक पतन था, यानी बंदरगाह था, ठीक है, जहाँ पे दूर दूर से जहाज आते थे और वहाँ उनका माल उतारा जाता था। बंदरगाह बोलेंगे आप उसको, ठीक है। यहाँ ईंट से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। अब देखिए यहाँ एक बिल्डिंग भी मिली है ईंट से बना हुआ ढांचा टाइप की, तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा, गोदाम रहा होगा उस समय का। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एफोरा जैसे पात्र मिले हैं। अब देखिए जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहाँ पे एफोरा पात्र जो है वो भी मिला है। एफोरा एक पात्र है, ठीक है, बर्तन, वो भी मिला है। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते होंगे। अब देखिए ये ऐसा बॉटल टाइप का है जिसमें या तो शराब रखा जाता होगा या तो तेल रखा हो जाता होगा। तरल पदार्थ इसमें रखे जाते हैं, जो एरोफा है उसको, वो कहाँ मिला है, हमारा अरिकामेंडू में मिला है। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। अब देखिए दोनों तरफ से पकड़ने के लिए भी बना हुआ है। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसी मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। अब देखिए यहाँ पे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं जिसमें एरेटाइन नाम की मुहर लगी हुई हो। एरेटाइन एक मुहर है, ठीक है, उस समय की। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। देखिए ये इटली का एक शहर है जिस बर्तन में, जो चमकदार बर्तन है लाल, जिसमें एरेटाइन मुहर मिली है, तो इटली के एक शहर का नाम है एरेटाइन, इसीलिए इस बर्तन का नाम एरेटाइन पात्र रखा गया। इसे मुहर लगे साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। अब देखिए ये कैसे बनता था, जो मुहर होती थी उसको साँचे पर गीली चिकनी मिट्टी जो है उस पर दबा के बनाया जाता था। जब मिट्टी को सेफ देने लगी उसी समय मुहर लगा दी जाती थी। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहाँ नहीं बनाए जाते थे। अब देखिए कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जो बाहर के हैं, यानी रोम के हैं, यहाँ भारत के नहीं हैं। वैसे बर्तन भारत में नहीं बनाए जाते। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। अब जो जगह है अरिकामेंडू, यहाँ पे रोम के बर्तन, लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न, ये सब चीज़ें मिली है। साथ ही साथ छोटे छोटे कुंड मिले हैं जिसमें संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से बनाने के लिए भी पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए ये जो जगह है यहाँ पर छोटे छोटे कुंड मिले हैं, ठीक है, तो ये कुंड में लगता है, इस कुंड में कपड़े की रंगाई का काम होता होगा। और यहाँ पे शीशे के और बहुमूल्य पत्थर के टुकड़े मिले हैं आधे आधे, मनके बनाने, तो ये किस लिए होते होंगे यूज, मनके बनाने में प्रयोग होते होंगे। ये मनके बनाने का साक्ष्य दे रहे हैं। रोम के साथ संबंध दर्शाने के लिए साक्ष्य की सूची बनाओ। अब देखिए रोम के साथ इन लोग का भारत का जो था वो संबंध कैसा था, इसको बताने के लिए आपको इसमें सूची बनानी होगी कि रोम के यहाँ कितने साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए ये जो पत्थर है, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन, ये देखिए अभिलेखित मिट्टी के बर्तन हैं। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। अब देखिए इसमें जो लिखा हुआ है ये ब्राह्मी लिपि है। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये चीज़, ये ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि से लिखा हुआ है। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था।
अब जो तमिल भाषा है स्टार्टिंग में उसके लिए यही लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। देखिए तमिल और ये मिल जाता है, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। ठीक है। अन्यंत्र, अब ये देखिए आप दीवार देख रहे हैं, ये एक्वाइटिक है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मानचित्र 6 पेज नंबर 84 में रोम को ढूंढो। अब देखिए मानचित्र 6 में और पेज नंबर 84 में रोम को आपको ढूंढ। ये देखिए ये रोम है आपका, एक्वालिया रोम, देख रहे हैं, रोम साम्राज्य। ये देखिए यहाँ तक लिखा हुआ है, यानी इतना रोम साम्राज्य रहा होगा में भी। ठीक है, देखिए मैंने मैप में आपको रोम दिखा दिया। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। ये देखिए ये जो रोम है ये यूरोप का सबसे प्राचीन नगर है। इसका विकास लगभग तभी हुआ होगा जब गंगा के मैदान से शहर बस रहे होते। अब देखिए जब इसका विकास तब हुआ था जब गंगा के मैदान से शहर बस रहे थे, मतलब गंगा के मैदानों में शहर बसना शुरू हुए थे, तभी से है रोम। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए रोम जो है ना उस बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी है यूरोप। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। अब ये जो साम्राज्य है ये यूरोप है पूरा, उत्तरी अफ्रीका है, पश्चिमी एशिया है, इतना पूरा मिला के एक साम्राज्य है। ठीक है, यहाँ तक फैला है ये साम्राज्य। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टर, ठीक है, ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। अब जो ये महत्वपूर्ण शासक है ऑगस्टस, ये 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा कि रोम ईंटों का नगर था। वो जो शासक था उसने कहा रोम ईंटों का शहर है। ठीक है, जिसे संगमरमर का बनाया, मतलब वो राजा जो है वो बोल रहा है ये ईंटों का नगर था, शहर था, इसे मैंने संगमरमर का बनाया है। ऑगस्टर और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए। अब देखिए जो ऑगस्टर था और उसके बाद के जो राजा लोग थे, ये लोगों ने बाद में कई महल, फिर मंदिर, इन सब का भी निर्माण करवाया। ऑगस्टर ने बड़े बड़े रंग मंडप, एम्फी थिएटर बनवाए। थिएटर भी बनवाया ऑगस्टर ने बड़े बड़े, जिन्हें रंग मंडप भी कहा जाता है, रंग मंडल। इनमें चारों तरफ दर्शकों को बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। अब देखिए ये जो थिएटर था उसके चारों तरफ लोगों के बैठने के लिए सीढ़ीनुमा जगह होती है, मतलब सीढ़ी होती है एक तरह की जिस पे लोग बैठते थे। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। अब यहाँ पे जो लोग थे ये लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम देखते थे उस समय के लोग, क्योंकि उस समय टीवी तो होता नहीं था, तो ये लाइव शो देखते थे। इन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। और देखिए ये लोग बाथरूम भी बनाए थे, स्नानागार बहुत बड़ा बड़ा, जिसमें देखिए स्त्री और पुरुष दोनों जाते थे, पर दोनों का समय अलग अलग था नहाने का। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। अब देखिए यहाँ पे जो स्नानागार है वहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, वहाँ आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु, एक्वाइडक्ट के जरिए शहर के स्नानागार, फुहारे और घुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। और जो बड़े बड़े जलवाही थे, यानी जो सेतु था, तो जो सेतु था उसमें जो स्नानागार, फुहारे और घुसलखाने थे उसमें पानी लाने के लिए एक्वाइटर यानी जलवाही सेतु बनाया गया था। इससे ये शहर में सभी जगह फुहारे, स्नानागार और गुसलखानों में पानी जाता था। गुसलखाने यानी बाथरूम। ठीक है, ये बड़े बड़े खुले रंग मंडप, एम्फी थिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये जो थिएटर थे ये और जो सेतु बना था यानी एक्वाइडक्ट,
ये इतने दिन तक कैसे बचे रहे होंगे। देखिए एक वाइडेट का ही फ़ोटो है ये, ठीक है। ये कैसे बचा रहा इतने दिन तक, ये क्वेश्चन इन लोग के मन में आ रहा है। यहाँ ये लेसन ख़त्म होता है चैप्टर 9। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। फिर भी कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।